सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री जो है हमारी, उन्होंने कहां पर जीएसटी भवन का भी उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर होगा उदयपुर में। तो हमारी जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, अभी उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है और वहां पर उन्होंने सीमा शुल्क संचालन को बढ़ाने के लिए आइस टैब 2.0 नाम से एक डिवाइस को भी लॉन्च किया है। देखो, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पता है भारत में ये कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। जीएसटी ये किस तरह का टैक्स है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो याद रखना ये एक इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। अभी मैं आपको जीएसटी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं एग्जाम में या अभी तक बनते हैं या बन सकते हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। लेकिन देखो, भवन की बात आई है ना, तो एक पॉइंट याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन ये कहां पर स्थित है और कौन सा है? सूरत डायमंड बोर्स, जो कि गुजरात में है। इसने अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ दिया था। पिछले साल ही इसका उद्घाटन किया गया था। और उदयपुर से भी एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रश्न भी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो ये उदयपुर है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न भी है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को ही कहते हैं। तो देखो, अगर हम बात करते हैं जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, तो फ्रांस था। 1954 में लागू हुआ था यहाँ पे। फिर पूछ रहे हैं वे संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था भारत में? तो आंसर होगा 122वां। ये ध्यान रखना, जीएसटी अधिनियम भारतीय संसद में पेश होने वाला 122वां संविधान संशोधन बिल है और पास होकर अधिनियम में परिवर्तित होने वाला 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। फिर अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो ये असम बना था और सबसे आखिरी जम्मू कश्मीर। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी डे मनाते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये भी प्रश्न अगर आ गया कि जीएसटी को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा था, तो मलेशिया आंसर करना। पूरी दुनिया में लागू करने वाला पहला देश फ्रांस, समाप्त करने वाला पहला देश मलेशिया, भारत में लागू करने वाला पहला राज्य असम और सबसे आखिरी जम्मू कश्मीर। ठीक है। अच्छा, अगर पूछे भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति। और सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। जीएसटी की दरें कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। वैसे जीएसटी पंजीकरण जो संख्या होती है उसमें कितने अंक होते हैं? तो याद रखना 12 होते हैं। जिस तरह से आपका आधार कार्ड होता है ना 12 अंकों का, इस तरह ये 15 अंकों का होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो वित्त मंत्री है वो होती है। और अभी राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे? गोवा के पणजी में। और उस संग्रहालय का नाम धरोहर रखा था। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरों को 18% से घटाकर कितना कर दिया गया था? याद रखना 5%। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। अच्छा, जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? 279A। और अभी ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स राइडिंग पर भी जीएसटी को बढ़ा दिया गया, बढ़ा के 28% किया गया था। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो जीएसटी से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सारे स्टैटिक और करंट वाले मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, ध्यान से सुनना। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा राजविंदर सिंह भट्टी को। तो अभी 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर और बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी को अभी सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। वे सितंबर 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। अच्छा, इनके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल भी बना दिए गए। कौन? दलजीत सिंह चौधरी, जो एसएसबी के भी डायरेक्टर जनरल हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था वैसे इनके बारे में कि इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, एडिशनल चार्ज, लेकिन अभी इनको परमानेंट इसका डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। नवंबर 2025 तक इस पद पर ये बने रहेंगे। और कल भी आपको याद होगा हमने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल के बारे में पढ़ा था, कल या परसों ही। चलो एक काम करता हूँ, जो भी इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है उस सारे में आपको रिवाइज कराता हूँ। आपको भी मजा आएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कि देखो, दलजीत सिंह चौधरी ये सशस्त्र सीमा बल के भी हैं और अब बीएसएफ के भी बन गए हैं। इनके अलावा सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह हैं। सीआईएसएफ के हमने कहा नए बन गए राजविंदर सिंह भट्टी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के भी नए बने, बी श्रीनिवासन नाम है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर जनरल बने थे आलोक शर्मा।
आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल राहुल रसगोत्रा हैं, एनसीसी के डायरेक्टर जनरल गुरबीर पाल सिंह हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के डायरेक्टर जनरल ये राकेश पाल थे, लेकिन अभी इनका निधन हो गया, अभी तक कोई नए नहीं आए, तो देखते हैं कौन आते हैं यहाँ पे। बाकी एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल पीयूष आनंद हैं, आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल मनोज यादव, होमगार्ड के डायरेक्टर जनरल राजेश निर्वाण और विकास लखेरा ये असम राइफल्स के अभी डायरेक्टर जनरल बने थे। तो इसमें बहुत सारे नाम हैं जो न्यूली अपॉइंटेड हैं इस साल ही, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी अगस्त 2024 में कहां से भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत को नौसेना में शामिल किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। अच्छा, ये तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं ना कि हमारी जो दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है उसका नाम क्या है, आईएनएस अरिहंत। पर अभी हमारी जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इसे नौसेना को सौंप दिया है और पूछे कि कहां से इसे नौसेना में शामिल किया गया, कमीशन किया गया, तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। इसे वैसे तो 2017 में ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन तब से इसकी टेस्टिंग चल रही है और फाइनली अभी इसे विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है। बाकी इसका निर्माण किसने किया? तो शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापत्तनम ने इसको बनाया और ये स्वदेशी K-15 बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। इस पनडुब्बी का वजन 6000 टन है। अरिहंत का मतलब होता है दुश्मनों का संहार करने वाला। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट आपको कहीं कोई नहीं बताएगा कि पहले इसे आईएनएस अरिदम नाम दिया गया था, लेकिन लॉन्चिंग के वक्त जब 2017 में इसको लॉन्च किया गया तब इसका नाम बदल करके आईएनएस अरिहंत कर दिया गया, ये ध्यान में रखना। अच्छा, हमने कहा ये भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, तो पहली वाली कौन सी थी? आईएनएस अरिहंत उसका नाम है, और ये जो दूसरी है उसका नाम आईएनएस अरिहंत है। अगर मैं पूछूं भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट करियर का नाम क्या है? आईएनएस विक्रांत है। देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट का नाम क्या है? आईएनएस अर्नला। और अब ये होमवर्क प्रश्न है आपके लिए, ध्यान से सुनना। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन सबमरीन टूरिज्म ये कहां पे खोला गया है? इसका उत्तर आप लोगों को करना है कमेंट बॉक्स में। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो चैंपियनशिप है इसका खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 की। इस बार इसका ये छठा संस्करण था जो कि 18 से लेकर 28 अगस्त 2024 तक हुआ। कहाँ पे? नेपाल में हुआ था और फाइनली इसको बांग्लादेश ने जीत लिया। बांग्लादेश ने पहली बार ये खिताब जीता है और यहाँ पे इसने नेपाल को हराया है। तो ये इतना सा ही आपको याद रखना है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन सी चैंपियनशिप है, कहाँ पे हुई, कौन सा संस्करण है, किसने जीता, किसे हराया। अब ऐसे फुटबॉल से संबंधित प्रश्न है, तो चलो फुटबॉल से संबंधित ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये सारे प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, 2024 के ही है। मतलब 2024 में फुटबॉल से संबंधित जो भी प्रश्न आपने पढ़े होंगे ना, उस सारे मैं आपको करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी रिसेंटली आपको याद है जो 8वां अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 है, जो कि कहाँ पे होगा? डोमिनिकन रिपब्लिक में होगा। और इसके लिए भी सहायक रेफरी के रूप में मेघालय की री ओह लंग धर को चुना गया था। तो ये एक भारतीय है, इसलिए नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अभी 48वां कोपा अमेरिका जो हुआ था उसको अर्जेंटीना ने जीता, कोलंबिया को हराया। यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जिसे आप यूरो कप बोलते हो, अभी 17वां एडिशन हुआ, स्पेन ने जीता, इंग्लैंड को हराया। वर्ल्ड फुटबॉल डे आपको पता है 25 मई को हम मना रहे हैं। 2023-24 का जो यूईएफए चैंपियंस लीग है उसको रियल मैड्रिड ने जीता, स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2029 में जो होगा वो उज्बेकिस्तान में होगा, पहला सेंट्रल एशियन कंट्री जो इसे होस्ट करेगा। और 2026 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा, जबकि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 ये ब्राजील में होंगे। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता, मोहन बागान को हराया। संतोष ट्रॉफी 2023-24 को सर्विसेज ने जीता, गोवा को हराया। और 2023 में जो 132वां डूरंड कप हुआ था उसको मोहन बागान ने जीता था, ईस्ट बंगाल को हरा करके। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024, इसमें भारत और बांग्लादेश दोनों को विजेता घोषित किया गया था। और आज वाला जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं वो अंडर 20 वाला है, उसको बांग्लादेश ने जीता है, नेपाल को हराया है। मैं इसको यहीं पे ऐड कर दूंगा आज वाले क्वेश्चन को, ताकि अंडर 90 और अंडर 20 दोनों आप साथ साथ पढ़ सको। मेंस एएफसी अंडर 23 एशिया कप जो हुआ था इसी साल, जापान ने जीता, उज्बेकिस्तान को हराया था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड कौन है? कल्याण चौबे हैं। बाकी ये भी देखो, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 का खिताब मेरी ईयरअप्स ने जीता था, इंग्लैंड की है। 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 सऊदी अरब में हुआ था, उसको मैनचेस्टर सिटी ने जीता। बैलन डियोर पुरस्कार पुरुषों में लियोनेल मेसी को मिला और महिलाओं में एटना बोनमाटी जो कि स्पेन की है।
फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 वाला 22वां संस्करण ये कतर में हुआ था, जिसका शुभंकर मैस्कोट लाइव था। अर्जेंटीना ने जीता, फ्रांस को हराया। और जो 23वां संस्करण होगा 2026 में 3 देशों में होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। और 25वां संस्करण 2034 में होगा सऊदी अरब में। सऊदी अरब याद रखना 2034 में 22वीं एशियन गेम्स को भी होस्ट करेगा और पहला ई स्पोर्ट्स गेम्स को भी होस्ट करेगा सऊदी अरब ही 2034 में ही। बाकी फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली पूरे विश्व में फीफा है। इसके स्टैटिक भी देखते हैं। स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। और कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें फुटबॉल की तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, सबका संबंध फुटबॉल से है। एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं ये भी याद रखना, 11 प्लेयर होते हैं। तो यहाँ पे पूरा फुटबॉल का सुपड़ा साफ कर दिया हमने। 2024 में जो भी प्रश्न आए थे वो सब हमने कवर कर लिए। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 29 अगस्त को। तो 2012 से हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। और 29 अगस्त को ही क्यों, आप सबको पता है मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है, जिन्हें हॉकी के महान जादूगर के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। और आपको बता दूं, इन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण मिला था 1956 में। और वे एकमात्र हॉकी प्लेयर है जिनके सम्मान में सरकार ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है। वैसे आपको पता है खेल के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन फिर भारत सरकार ने 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब इसको कहते हैं। और लेटेस्ट एडिशन आपको पता है ना 2023 वाला किसे दिया गया था, 2 बैडमिंटन प्लेयर को, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। पहला मिला था 1991-92 में ये पुरस्कार किसे, जो हमारे चेस प्लेयर हैं, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को। तो ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताया, ध्यान में रखना। अच्छा, खेल से संबंधित 2 दिवस और बता रहा हूँ। एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे को मनाते हैं और एक बिल्कुल नया दिवस हमने ये मनाना शुरू किया, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को। इस बार पहली बार हमने मनाया 2024 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। और ये भी पहली बार मनाया अभी हमने वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को। अब अगस्त में काफी दिनों के बाद कोई डे आया है। चलो अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको एक बार रिवाइज करा दूं। तो देखो 1 अगस्त को 4 दिवस मनाए थे, राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या इसी को अगस्त क्रांति दिवस या क्विट इंडिया मूवमेंट डे बोलेंगे। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी इसी दिन होता है। 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे था। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, विभाजिका स्मृति दिवस, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और संस्कृत दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे, 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में हमने मनाया। तो ये अगस्त तक के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो जब भी डे वाला प्रश्न आता है ये हर बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जो नए स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे वीडियो को, उन्हें बता रहा हूँ, जब भी डे वाला प्रश्न आता है हर बार ये शीट में आपको अपडेट करके रिवाइज कराता हूँ। तो आप देख लो, महीने में जितनी बार भी डेज आएंगे मैं आपको स्टार्टिंग से 1 अगस्त से रिवाइज कराता हूँ, या कोई भी महीना होता है ऐसे रिवाइज कराता हूँ, ताकि महीने के एंड तक ये चीजें आपको याद होने लगे। बशर्ते, शर्त क्या है, आपको भी मेरे साथ साथ बोलना होगा, तभी ये इफेक्टिवली काम करेगा तरीका याद करने का। और हाँ, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर सेशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आपको 1 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में, केवल स्क्रीन को आपको टच करना है। मुझे पूरा दिन लगता है आपके लिए कंटेंट तैयार करने में, क्योंकि यहाँ पे सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दूसरे बड़े बड़े चैनल्स की तरह मेरे पास कोई टीम नहीं है कि मेरा हर काम डिवाइडेड है कि ये काम वो कर देगा, वो ये कर देगा, कंटेंट वो तैयार करेगा, टाइप ये कर देगा, सिर्फ मुझे बोलना है। नहीं, A to Z, चाहे उसमें 10 घंटे लगे चाहे 12 घंटे लगे। तो इतना काम करने के बाद मुझे खुशी मिलती है, या मेरा पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है अगर आप वीडियो को सपोर्ट करते हो, मेरी मेहनत को अगर सपोर्ट मिलता है। और आप लोग देख भी रहे होंगे, जो भी एग्जाम वगैरह होते हैं स्टूडेंट्स शेयर करते हैं कमेंट्स में, बहुत सारे अपने प्रश्न करंट अफेयर्स के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कभी कभी कुछ कमेंट में शेयर कर देता हूँ, लेकिन ज्यादातर नहीं करता, तो आप आराम से रीड कर पाओगे उन्हें कमेंट सेक्शन में, स्टूडेंट्स के कमेंट्स। बस रेगुलरिटी आपको रखनी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना।
बाकी पीडीएफ का मैं बता दूं, ये सारा कंटेंट आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा पीडीएफ में, बिल्कुल फ्री होती है। अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड हो जाती है डेली, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहां पे जाकर के क्रैक एग्जाम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी वीडियो या पीडीएफ अपलोड हो। चलो फिर अभी अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ऑरल हैजा वैक्सीन जिसका नाम है हिलकोल, ये कहां पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अभी वैक्सीन निर्माता कंपनी है भारत बायोटेक, और अभी इसी ने हिलमैन लैब्स और इसी के साथ मिलकर के ओरल हैजा वैक्सीन या ओरल कोलेरा वैक्सीन को इन्होंने लॉन्च किया है। ओरल मतलब मुंह से देने वाली, मौखिक, और इस वैक्सीन का नाम हिलचोल है। ये एक नया सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन है। इसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, इसीलिए इसको लॉन्च भी कहाँ किया गया होगा? हैदराबाद में ही। और इसकी 3 बातें आप ध्यान रख लो। इस वैक्सीन को 1 वर्ष से अधिक के बच्चों को आप दे सकते हो। ये एक सिंगल डोज वाली, एक खुराक वाली वैक्सीन है, और इसे स्टोर करना होगा 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर। हैजा कोलेरा की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया? विब्रियो कैलोरी बैक्टीरिया। मुख्य रूप से दूषित जल या दूषित भोजन खाने से ये हैजा होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। वैक्सीन का नाम मैंने आपको बता दिया, किसने बनाई है, कहां पे लॉन्च किया गया, और हैजा के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी कि बैक्टीरिया से होता है और कौन सा बैक्टीरिया है। अच्छा, 2-3 वैक्सीन अभी न्यूज में रही थी, मैं आपसे पूछता हूँ। सर्वावैक वैक्सीन याद होगा, सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाई गई थी, और किसने बनाई थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। सर्वाइकल कैंसर ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। एक R21 मैट्रिक्स वैक्सीन भी आई है, और WHO ने इसको मंजूरी दे दी। आप कह सकते हो मलेरिया की ये दूसरी वैक्सीन है जिसे WHO ने मंजूरी दी है। अब आप मुझे बताओ, इससे पहले वाली वैक्सीन कौन सी थी जिसको WHO ने मंजूरी दी थी मलेरिया के लिए? ये मेरा आपसे होमवर्क प्रश्न हो गया। एक हैवीश्योर वैक्सीन भी आई थी, किसके लिए? हेपेटाइटिस के लिए। तो ये सारी न्यूज में थी, इनको ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद उसके परिचालन को बंद कर दिया है, किसने? तो आंसर होगा जाक्सा ने। जाक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है, और आपको मैंने कई बार बताया है इस मिशन के बारे में। आपको याद होगा, चांद पर जाने वाला भारत ये दुनिया का 4था देश बना था पिछले साल, और उसके बाद 5वां देश जापान बना था। जैसे हमारे मिशन का नाम था चंद्रयान 3, उसी तरह से जापान के चंद्र मिशन, मून मिशन का नाम स्लिम था, स्लिम मिशन। इसकी फुल फॉर्म भी होती है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। इसे वैसे मून स्नाइपर के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी जापान का संपर्क इससे टूट गया है, बहुत प्रयास किए लेकिन संपर्क फिर से स्थापित नहीं हो पाया। तो अभी फाइनली उन्होंने इसका ऑपरेशन, उसका परिचालन बंद कर दिया है। वैसे चांद पर जाने वाले 5 देश अभी तक हो चुके हैं। सबसे पहले अमेरिका, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर भारत और जापान। मैंने आपको बताया जाक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है। स्पेस एजेंसी से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बन सकता है आपका कि अभी साउथ कोरिया ने भी अपनी स्पेस एजेंसी को लॉन्च किया है। उसकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? कासा। याद रखना, कासा उसकी स्पेस एजेंसी है। हमारे जो चंद्र मिशन थे वो C3 वाला फाइनली पहुंच गया, सॉफ्ट लैंडिंग की है, और आप कह सकते हो साउथ पोल पर पहुंचने वाला, साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश भारत ही है। लेकिन इससे पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 ने भी प्रयास किए। हम एक बार देख लेते हैं कब कब भेजे गए थे और किस लॉन्च व्हीकल से भेजे गए थे। तो चंद्रयान 1 इसे हमने 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था PSLV C11 से। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 M1 से। चंद्रयान 3 ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था LV-M3 M4 से, जिसे आप बाहुबलिया फैट बॉय भी कहते हो। ये फाइनली पहुंच गया था कब? 23 अगस्त 2023 को। इसीलिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में अभी हमने मनाया भी है, आपको याद होगा। इसमें जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है, जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है, और जिस पॉइंट पे वो उतरा उसको हमने शिव शक्ति नाम दिया है। और अब चंद्रयान 4 कहा जा रहा है 2027 में हम चंद्रयान 4 को लॉन्च करेंगे। अभी इसरो के जो अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, उन्होंने ही कहा है। और जाक्सा और इसरो हमारी स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान की, ये दोनों मिलकर के लुपेक्स मिशन लॉन्च करेंगे। लुपेक्स की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन होती है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में शानशान नामक तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो आंसर होगा जापान। तो जापान में इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान शानशान ने तबाही मचाई है। यहाँ पे अभी बारिश के साथ साथ 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है।
अभी कुछ समय पहले ही, लगभग 2-3 हफ्ते पहले यहाँ पे एम्पिल नाम के तूफान ने भी तबाही मचाई थी। आपको पता है जापान वगैरह में इस तरह के तूफान क्यों आते हैं? क्योंकि जापान और इस जैसे ही कई देश जो कि रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, वहां पे नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, जैसे कि तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ज्वालामुखी फटते हैं। ये रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। और रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं, मतलब क्या कारण है यहाँ पे ये चीजें होती है? तो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं यहाँ पे, जॉइंट हैं, मिलती हैं, तो उनमें जब भी हलचल होती है तो ये सारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं। आपको याद है 2024 का जो पहला चक्रवात था वो कौन सा था? अल्वारो, मेडागास्कर से टकराया था ये। 2024 में एक रेमल चक्रवात भी हमने पढ़ा था जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था। रेमल का अर्थ हमने बताया था, मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है रेत, और इसका नामकरण किसने किया था? ओमान ने। कुछ और तूफान मैं आपको बताऊं 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट तूफान। जैस्पर नाम का तूफान ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। बंगाल की खाड़ी में मिचोंग तूफान आया था जिसका नाम म्यांमार ने रखा था। हामून या हेमून नाम का तूफान ये बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नाम ईरान ने रखा था। तेज नाम का तूफान ये अरब सागर में आया था, इसका नाम भारत ने रखा था। और अरब सागर में ही बिपरजॉय नाम का तूफान आया था, उसका नाम बांग्लादेश ने रखा था। एक मोचा नाम का तूफान भी आया था बंगाल की खाड़ी में, इसका नाम यमन देश ने रखा था। वैसे अलग अलग जगह पे तूफानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि चाइना में टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिलीविलीज कहते हैं, हिंद महासागर के देशों में चक्रवात कहते हैं, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के आसपास कैरेबियन सागर और अंटार्कटिक महासागर में इसे तूफान कहते हैं। तो अलग अलग नाम है, लेकिन बात वही है। तो अभी ये शानशान नाम का तूफान हमने पढ़ा, कहाँ पे आया? जापान में, ये याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में $1 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली पहली नॉन टेक कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा बर्कशायर हैथवे। तो बर्कशायर हैथवे ये पहली बार अभी इसने $1 ट्रिलियन, रुपए में बात करेंगे तो करीब 84 लाख करोड़ रुपए, इसके मार्केट कैप बाजार पूंजीकरण को इसने पार कर लिया है। और ये मुकाम हासिल करने वाली वो पहली नॉन टेक कंपनी बन गई है। वैसे बाकी और कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप को पार कर लिया है? तो लिस्ट मैंने पूरी आपके सामने लगा दी है। टॉप पे एप्पल है, अभी इसका वर्तमान में मार्केट कैप $3.44 ट्रिलियन का है। वैसे ये बर्कशायर हैथवे ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कहे जाने वाले वॉरेन बफे की कंपनी है। और फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की जो सूची आती है उसमें वॉरेन बफे ये 7वें स्थान पर आते हैं। दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये, और इन्हीं की कंपनी है ये बर्कशायर हैथवे। और इनसे संबंधित प्रश्न हमने पढ़ा कि $1 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने वाली पहली नॉन टेक कंपनी है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीता? तो आंसर होगा कार्तिक वेंकटरमन ने। तो अभी भारतीय चेस प्लेयर हैं कार्तिक वेंकटरमन, और अभी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है। ये चैंपियनशिप का 61वां संस्करण था, 61 नंबर का एडिशन था। और कार्तिक की इस चैंपियनशिप में ये दूसरी जीत है। इससे पहले 2022 में भी उन्होंने ये टूर्नामेंट का खिताब जीता था। इस टूर्नामेंट का आयोजन हरियाणा शतरंज संघ के द्वारा किया जाता है। देखो, चेस से 2-4 पॉइंट मैं आपको बता दूं। एक तो आपको पता है हमारे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद है, लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम माइंड मास्टर है। और जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, मैंने आपको बताया 1991-92 में इन्होंने ही जीता था, या इन्हें मिला था। हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं, और पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो एस विजयलक्ष्मी है। और वर्ल्ड चेस डे ये कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, जो चेस वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में अजरबैजान बाकू में हुआ था, ये 2023 में हुआ था। फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आप रिलेट कर सकते हो 2024 का जो कोप 29 का आयोजन है वो यहीं पे होगा अजरबैजान बाकू में इस साल के एंड में। और भारत में पहली बार चेस अकादमी खोली गई उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। फेड चेस ओलंपियाड 2024 ये हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। फिडे ये चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, फिडे बोलते हैं। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, और इसके वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद है, प्रेसिडेंट आर्केडी डोरकोविच है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं चेस से। बाकी ये थी आज की क्लास। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रैक एग्जाम पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और कौन कौन स्टूडेंट हैं जो पहली बार यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। बाकी सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो जब भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इससे आप ही को सुविधा है। पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करेंगे।
तो यहाँ पे हम 29 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए कौन? सतीश कुमार। फिर पूछा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बन गए? बी श्रीनिवासन। फिर पूछा, अभी सितंबर में 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 कहां पे होगी? तो चाइना में। फिर पूछा, उत्तर प्रदेश के फुरसतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया? तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन। फिर पूछा, किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाले विधेयक को पारित कर दिया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। फिर पूछा, डेविड मलान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड। फिर पूछा, भारत ने किस देश को SIG 716 असॉल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया? अमेरिका। फिर पूछा, 28 अगस्त 2024 को किस योजना ने 10 साल पूरे कर लिए? प्रधानमंत्री जनधन योजना। फिर पूछा, विश्व जल सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया? 25 से 29 अगस्त। और आखिरी प्रश्न पूछा कि 24वें अंतरराष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो दुबई में। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था, हैती से भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो आंसर होगा ऑपरेशन इंद्रावती। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।